प्रश्नावली प्रश्नावली अब हम करेंगे 6.2। तो 6.1 हमने देख लिया है, अब 6.2 हम करेंगे यहाँ पर। तो ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x), ये r जानते हैं रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर पर f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। तो दिया है फलन f(x) दिया हुआ है हमें, और ये है 3x प्लस 17। तो ये मान लेते हैं हम कि x1, x2 दो ऐसे पॉइंट है किस पे, x एक्सिस पर, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को, ठीक है। माना x1, x2 बिलोंग्स टू r, जहां ये x अक्ष के पॉइंट हैं, और हम जानते हैं कि x अक्ष पर x1 हम हमेशा छोटा लेते हैं और x2 बड़ा लेते हैं कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों और 3, यहाँ 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर, 3 का गुणन करने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 3x1 इज लेस देन 3x2। चूंकि 3 क्या है, धनात्मक है, 3 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या अगर इसमें गुणा करेंगे x1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी उतनी ही संख्या से गुणा किया जा रहा है। तो यदि इस पे गुणा करेंगे तो सेम यही रहेगा, लेस देन ही रहेगा, सिंबल नहीं बदलेगा डियर स्टूडेंट। केवल माइनस का गुणा, अगर -3 का गुणा हम कर रहे होते तो ये सिंबल जो है चेंज हो जाता, तब ये जो है चेंज हो जाता, यहाँ पर बदल जाता। तो 3x1 इज लेस देन 3x2। अब हम क्या करेंगे, इसमें 17 को और जोड़ देंगे दोनों तरफ। अब देखेंगे हम कि दोनों ओर 17 को जोड़ने पर देखेंगे कि अगर 3x1 के साथ हम 17 जोड़ते हैं तो चूंकि इधर भी उतना ही जुड़ रहा है x2 के साथ 17, तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और यह हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा f(x1) इज लेस देन f(x2), ये हो जाएगा। तो हमने लिया था, तो चूंकि हम ये कह सकते हैं कि चूंकि x1 इज लेस देन x2, इम्प्लाइज दैट हमने प्राप्त कर लिया है f(x1) इज लेस देन f(x2), और ये कंडीशन किसके लिए होती है, निरंतर वर्धमान के लिए। तो अतः फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो यहां था कि सिद्ध कीजिए कि फलन 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन जो है निरंतर वर्धमान है, और हमने x1 x2 से शुरू करके इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 17 जोड़ा दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये जो है एज इट इज हमें f(x1) f(x2) प्राप्त हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उसे कहते हैं कि निरंतर वर्धमान है, और वास्तव में हमने ये प्राप्त कर लिया कि निरंतर वर्धमान है। तो अतः फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। इसी क्वेश्चन को हम अन्य विधि से करते हैं, अन्य विधि, कौन सी विधि, डिफरेंशिएशन, इसको हम कहेंगे अवकलन विधि, ठीक है। और हमने यहां पर लिया है कि चूंकि f(x) इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 17। अब दोनों ओर हम ये कहेंगे कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने
पर, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन कितना 3 बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा और प्लस 17 का 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। और ये पता है 3 जो है ग्रेटर देन 0 होता है, 3 बड़ा होता है 0 से, धनात्मक संख्या है। तो चूंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अतः मैंने कहा था कि जब भी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, अतः फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान होगा। तो यहां से भी, इस तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं और x1 x2 लेकर भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 1 दोनों विधियों से मैंने आपको बता दिया है। अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है डियर स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि r पर fx इज इक्वल टू e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ये सिद्ध करना है हमें, तो इसको हम हल करेंगे और दोनों विधियों से हम इसको आपको करके बताएंगे। तो दिया है, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि दिया है फलन fx इज इक्वल टू e⁻²x। ठीक है डियर स्टूडेंट, चूंकि निरंतर वर्धमान के लिए x1, x2 माना बिलोंग्स करता है r को। हम किसे ले रहे हैं, इसे रियल नंबर से, इम्प्लाइज दैट तब हम जानते हैं कि x1 इज लेस देन x2। जब हमने x1 इज लेस देन x2 ले लिया, ये हमेशा सदैव लेंगे क्योंकि हम x अक्ष में छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तब हम देखेंगे कि y में ये परिवर्तन क्या हो रहा है, fx क्या हो रहा है। तो चूंकि ये e की पावर में है, तो अब हम दोनों ओर क्या करेंगे, e की पावर, तो दोनों ओर 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 इज लेस देन 2x2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x1 क्या था, छोटा था x2 से। तो 2 एक धनात्मक संख्या, दोनों का अगर गुणा हम करते हैं तब भी ये छोटा ही रहेगा और ये बड़ा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब e की घात के रूप में लेने पर, अगर हम e की घात के रूप में इनको लेते हैं, लेने पर ये हो जाएगा 2x1 और तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2x2। यदि हम e की घात में लेते हैं, e का मान 2 से 3 के बीच में होता है, 2 दशमलव कुछ होता है, तो ये आप जानते हैं कि e का मान क्या होता है, 2 से 3 के बीच में होता है, तो धनात्मक मान है। इसकी पावर यदि 2x1 ले लें जो कि पहले से ही छोटा था 2x2 से, तो यहाँ e⁻²x2 हो जाएगा। फिर भी इस पर जो है कोई भी अंतर नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये लेस देन रहेगा और ये ग्रेटर देन रहेगा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। चाहे x1 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x2 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अर्थात fx1 इज लेस देन fx2, ये प्राप्त हो गया हमें। तो चूंकि x1 इज लेस देन x2 होता है और इससे हमें क्या प्राप्त हो गया कि fx1 इज लेस देन है fx2, हमें इस क्रम में यही क्रम प्राप्त हो रहा है। अतः ये कह सकते हैं कि अतः फलन निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा डियर स्टूडेंट। ये आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम इस पर कोई
क्रिया करते हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये सिंबल बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये हमें ध्यान रखना। अगर बदल जाता है तो ह्रासमान आएगा, और यदि नहीं बदला, सेम रहता है, तो वर्धमान आएगा। और ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हम नेगेटिव का किसी में भी गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ग्रेट स्टूडेंट। और यदि हम कोई भिन्न लेते हैं तब भी ये चिन्ह बदल, यदि मैं ये कहता 1/x1 तो ये फिर साइन जो है चेंज हो जाता है, इस प्रकार से 1/x2। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, इसको देखने से पहले ये डिपेंड करता है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं इससे ये सिंबल बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। यदि नहीं बदल रहा है तो ये वर्धमान है, यदि बदल रहा है तो ये फिर ह्रासमान हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से करते हैं। अब दूसरी विधि या हम कहें अवकलन विधि, तो चूंकि दिया है, हम ये लिख सकते हैं, दिया है f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x, ये दिया हुआ है। दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, e की पावर 2x, और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, 2x का। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इज इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट f(x) इज इक्वल टू 2 इंटू e की पावर 2x। ठीक है, तो यदि यहां पर ये देखेंगे हम कि यदि x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सदैव e की पावर 2x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी में e की पावर 2x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव अगर यदि नेगेटिव होता है x तो ये 1/e की पावर 2x हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि पॉजिटिव है तब e की पावर 2x ही रहेगा, और क्योंकि e का मान 2 और 3 के बीच में होता है, धनात्मक संख्या है, तो इसका अगर घात भी करोगे तो वो भी, यानी कि पावर जो भी होगी उससे भी ये पॉजिटिव होगा। तो यह और 2 जो है हमारे पास पॉजिटिव संख्या है, अतः ये हुआ f(x) इज ग्रेटर देन 0, ये प्राप्त हो गया। तो फलन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है तो फलन वर्धमान, अतः फलन f(x) निरंतर क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। तो इस तरह से हम इसको अवकलन विधि से भी हल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है ये पूरे समझाने की कोशिश करूं कि कैसे ये प्रश्न हल होते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है डियर स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन a 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, और 0 से π में न तो निरंतर वर्धमान न ही निरंतर ह्रासमान है। तो इसको भी हम दोनों विधियों से कर सकते हैं। तो हल, इसका हल देखते हैं। दिया है, यहाँ हम देखेंगे दिया है फलन, दिया क्या है, फलन f(x) इज इक्वल टू है sin x, ये दिया हुआ है। तो चूंकि x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ जो है, यहाँ अगर देखें हम x1 क्या है, x बिलोंग्स टू
0 to π/2 में x1 बराबर क्या है 0 तथा हम मान लेते हैं x2 बराबर π/2। तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 तथा f(x2) बराबर क्या हो जाएगा sin π/2। x2 क्या है π/2 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर हम ये देखें x1 इज लेस देन x2 है, इम्प्लाई दैट यदि हम छोटे कोण का मान लें 0 से 90 के बीच में, छोटे कोण यानी कि ये मान लीजिए 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री से छोटा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान से छोटा होगा, यानी कि साइन x1 लेस देन होगा साइन x2 से, जब x1 कोण जो है लेस देन है x2। और अंतराल किसके अंतराल में 0 से π/2 के बीच में हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार से होगा। तो इससे हमें ये लगा कि f(x1) इज लेस देन f(x2) और ये हमें दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है कि हमने यहाँ पर प्राप्त भी कर लिया है, इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 1, ये प्राप्त हुआ है हमारे। तो चूंकि x1 इज लेस देन था x2 से और हमने प्राप्त किया है f(x1) इज लेस देन f(x2), अतः x बिलोंग्स टू 0, π/2 में f(x) क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन आ गई, निरंतर वर्धमान की, निरंतर वर्धमान होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो आप ये समझ गए, इस मेथड से भी आप समझ गए, और डिफरेंशिएशन से अगर करना चाहें तब भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि f(x) क्या हो जाएगा cos x, और cos x की वैल्यू 0 से π/2 में क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग होती है, मतलब π/2 पे मान क्या होगा 0 हो जाएगा और 0 पर 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 उल्टा चल रहा है प्रोसेस, तो इसलिए जो है हमारा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 cos 0 का मान 1 और π/2 पर 90 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से, उससे भी करेंगे अभी, है ना। अब दूसरी विधि ये लिखें, यदि हम दूसरी विधि, और वो विधि कौन सी है, अवकलन विधि ये लेते हैं हम। तो चूंकि f(x) इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, और हमें f(x) निकालना है, यानी कि x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो साइन x का अवकलन होता है cos x, और हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू 0 से, चूंकि x किसको बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, हमें 0 से π/2 के बीच में देखना है, तब f(x) फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने देखा, यहाँ हमेशा क्या होता है cos पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, बराबर cos x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो चूंकि f(x) इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अभी आपने अवकलन विधि से ये सीखा कि कैसे जो है अवकलन विधि से इसको हल किया जाता है। अब बी ऑप्शन जो हमारे पास दिया है कि यदि x किसको बिलोंग करे, π/2 टू π में हो, तब फलन f(x), और फलन f(x) क्या था हमारे पास sin x है। अब हम इसको चेक करते हैं π/2 - π1। तो हम देखेंगे कि यदि
x1 इज लेस देन x2 हो, ठीक है, क्या हो, x1 इज लेस देन x2 हो, जहां x1 बराबर क्या हो, पाई बाई 2 तथा x2 बराबर पाई, तब साइन x1 बराबर साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, और तथा साइन x2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो इम्प्लाई दैट यदि x1 इज लेस देन x2 है, इम्प्लाइज दैट साइन x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ x1 यानी कि साइन x1, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, ठीक है, और एफ x2 ये हो जाएगा साइन x2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0। तो ये हुआ कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट, आप यहां पर देख रहे होंगे एफ x1 बड़ा है और एफ x2 छोटा है, ये देख लिया। तो एफ x1 इज ग्रेटर देन एफ x2 आ रहा है, यानी कि ये सिंबल लेस देन का था और ये ग्रेटर देन, इसका एकदम उल्टा हो गया। तो अतः x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई में फलन क्या हो जाएगा बताओ, निरंतर ह्रासमान, ठीक है, होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने यहाँ ये फर्स्ट मेथड से भी, जो हमारा बिना अवकलन का मेथड है, उससे भी आपको समझा दिया है कि x1 इज लेस देन x2, और x1 x2 दो पॉइंट हमारे क्या हैं, पाई बाई 2 और पाई लेते हैं हम इसमें, तब देखते हैं कि एफ x1 और एफ x2 में क्या अंतर आ रहा। तो एफ x1 क्या आ रहा, हमारा 1 आ रहा है, और एफ x2 0 आ रहा है। तो एफ x1 बड़ा हो गया, एफ x2 छोटा हो गया, जबकि x1 छोटा था, x2 बड़ा था। तो इसका विपरीत आ रहा है, अतः यह निरंतर ह्रासमान होगा। अब हम इसको अवकलन विधि से देखेंगे। तो दूसरी विधि हमारे पास आएगी, अब दूसरी विधि कौन सी, अवकलन विधि, अवकलन, ठीक है डियर स्टूडेंट, विधि, अवकलन विधि। तो यहां पर लेंगे अवकलन विधि कि चूंकि फलन एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास, साइन एक्स ये दिया हुआ है, और एक्स जो है वो है माइनस पाई बाई 2 टू पाई में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो हमारे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, इंग्लिश में लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये लिख देंगे, जल्दी हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स की वैल्यू हम देखेंगे कि एक्स पाई बाई 2 से पाई में, अब आप देखिए ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 0 है। यहां तो कॉस क्या था, पॉजिटिव, और यहां कॉस क्या हो जाता है, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहां नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा यहां पर डियर स्टूडेंट। तो आप ये देख लीजिए कि चूंकि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 जब x बिलोंग्स टू किसको, पाई बाई 2 टू पाई है, ठीक है, जब इसको बिलोंग कर रहा है। अतः फलन यहां पर क्या हो जाएगा, फलन निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, पूरा समझ में आ गया ये। तो इस प्रकार से हम दोनों विधियों से आराम से जो है हर प्रश्न को हल कर सकते हैं, चाहे प्रश्न कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो अब इसमें सी सेक्शन आता है, जब हम ये प्रूव करेंगे कि यदि
x जो है बिलोंग करता है 0 टू पाई में, यानी कि 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, दोनों में अगर हम लेते हैं तब जो है क्या होगा, तब fx हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है। और इसको हम इस वे में करेंगे कि चूंकि x1 इज लेस देन x2, जहां x1 बराबर क्या है 0 तथा x2 बराबर क्या है पाई, तब ये देखेंगे हम, क्या देखेंगे, fx1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। fx1 क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, है ना, क्योंकि fx क्या है, साइन। यदि f0 लेते हैं यहाँ पर तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 तथा fx2 अगर हम लेते हैं तो साइन x2 हो जाएगा, और साइन x2 क्या है, साइन पाई, और साइन पाई पर वैल्यू कितनी हो रही, 0। अतः x1 इज लेस देन x2 पर fx1 इक्वल टू हो रहा है fx2, तो ना ये बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, बराबर मान आ रहा है। तो अतः फलन ना तो ये कहेंगे ना तो निरंतर फलन ना तो निरंतर वर्धमान है और ना ही निरंतर ह्रासमान है। तो 0 से पाई के बीच में आप देख रहे होंगे कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो अतः fx1 बराबर fx2 आ रहा है, ना लेस देन आ रहा है ना ग्रेटर देन आ रहा है, तो अतः यह क्या होंगे, ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम दूसरा विधि यानी कि अवकलन विधि से भी इसे देख लेते हैं। तो दूसरी विधि यानी अवकलन विधि से कि ये दिया है कि फलन fx बराबर साइन x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या लिखेंगे, बोथ साइड दोनों ओर करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू कॉस x। अब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई में cos x, ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तथा पाई बाई 2 टू पाई में नेगेटिव, यानी कि अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात 0, पाई में cos x पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों है। आप समझ रहे हैं बात कि यहाँ पर जो है cos x इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा, दोनों मान जब साथ साथ चलते हैं, अतः फलन न तो निरंतर वर्धमान है, न तो निरंतर वर्धमान और ना ही निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान होगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जब दोनों ही मान प्राप्त होते हैं हमें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही प्राप्त होंगे, तो ना धनात्मक होगा ना तो ये निरंतर वर्धमान होगा और ना निरंतर ह्रासमान। अगर हम यहाँ ये देखें कि इसका ग्राफ भी देखें अगर, तो इस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहीं पर तो कॉस बढ़ रहा होता है, जैसे यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से घटता गया, यहाँ तक घटा,
फिर यहाँ से बढ़ता गया ऐसे। तो ये जो है पूरा जो है कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा, अतः यह न निरंतर वर्धमान होगा और न निरंतर ह्रासमान होगा। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 4 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन एफ ए निरंतर वर्धमान और बी निरंतर ह्रासमान है। तो डियर स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जिसमें हमें इंटरवल यानी कि अंतराल ज्ञात करना पड़ता है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा जिसमें निरंतर वर्धमान होगा, और x का मान ऐसा कौन सा होगा जिसके अंतर्गत ये ह्रासमान होगा। इस तरह के प्रश्न को डियर स्टूडेंट हम डिफरेंशिएशन से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अवकलन विधि से इसका हल बहुत आसानी से हो सकता है। तो चूंकि दिया है, सबसे पहले दिया है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, ये हमारे पास दिया हुआ है, फलन दिया है 2x² माइनस 3x, ये हमारे पास फलन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों ओर अवकलन करने पर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। अवकलन अगर ये इसका हम ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं तो डैश आ जाता है, और यहाँ पर जब अवकलन होगा 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। ये आपने अवकलन में भी पढ़ा होगा। तो इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि हम a लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि निरंतर वर्धमान के लिए हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन में यदि कोई निरंतर वर्धमान कर्व है तो उसके लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स को सदैव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। निरंतर वर्धमान में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि वर्धमान होता तो फिर इक्वल टू का भी साइन भी होता। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इम्प्लाई दैट चूंकि ये इसके लिए प्रतिबंध है तो इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एफ एक्स तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको अगर हल करें तो 4x इज ग्रेटर देन, ये यहाँ से इधर चला जाएगा प्लस में तो आ जाएगा 3। इम्प्लाइज दैट अगर हम देखें x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, इज ग्रेटर 3, ये 3/4 ये हो गया। तो x की वैल्यू 3/4 से अधिक होना चाहिए। अगर हम देखें कि 3/4 कहाँ पर है, ये हमारे पास इन्फिनेटिव में है और इधर माइनस इन्फिनेटिव है और ये 0 है। अब 3/4 कितना हो गया, 0.7 हो गया, क्योंकि 4 से बन जा 28 है ना, और 0.75 हो गया ना, तो 0.75 यानी कि 1 से छोटा है। मान लीजिए यहाँ पर है 3/4, तो इससे बड़ा यानी कि इस साइड, ठीक है, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वहाँ यहाँ पर क्या होगा, फलन वर्धमान क्या होगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। निरंतर वर्धमान क्या होगा इधर, यानी कि फलन x बिलोंग्स टू, जब फलन x बिलोंग किसको करेगा, 3/4 से इन्फिनिटी तक। जब भी फलन, ये ओपन इंटरवल है इसलिए क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि 3/4 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे तीर का निशान यहाँ पर लगा देते हैं कि 3/4 यानी कि 3/4 को इसमें नहीं लेंगे। इससे आगे
या इसके बीच और इन्फिनिटिव के बीच जितने भी मान होंगे उन सब पर यह फलन वर्धमान होगा। तो ये वर्धमान की हमारे पास रेंज आ गई है निरंतर वर्धमान की। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है तो उसके तुरंत पहले निरंतर क्या रहा होगा, ह्रासमान रहा होगा। तो यहां पर निरंतर ह्रासमान, ये ह्रासमान ये हर समय होता है कि यदि एक पीरियड में वर्धमान है तो दूसरे में जो है ह्रासमान होता है। तो दूसरा अगर हम देखें बी, अगर हम चेक करें बी में क्या होता है, निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान के लिए क्या हम जानते हैं, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और इसको अगर हम ये हल करें 4x माइनस 3 इज लेस देन 0 करें तो हमारे पास आएगा कि x इज लेस देन 3/4। यह आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 3/4 से लेस देन। इसका मतलब ये हुआ कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x माइनस इन्फिनिटिव से, क्योंकि 3/4 से कम, 3/4 से कम अगर हम ये चलें तो इधर इस वाले में बिलोंग कर रहा है। और माइनस इन्फिनिटिव से और 3/4, ये आप ध्यान रखें कि बाईं तरफ हमेशा छोटा मान आता है और दाईं तरफ बड़ा। तो माइनस इन्फिनिटिव छोटा है और 3/4 बड़ा है। तो इस बार ये जो अंतराल है इस पर निरंतर ह्रासमान फलन क्या हो रहा है, निरंतर ह्रासमान हो रहा है। और हमारा पर्टिकुलर 3/4 जो पॉइंट है उस पर फलन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर हम इक्वल टू का साइन लगाते तो यहाँ पर इस पर जो है फलन 0 हो रहा है। तो हमारे पास दो अंतराल आए, 3/4 से लेकर इन्फिनिटिव तक निरंतर वर्धमान और 3/4 से कम माइनस अनंत तक जो है निरंतर ह्रासमान। हम डियर स्टूडेंट इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम, कि अब आप देखिए कि मान लीजिए हम 3/4 से आगे 1 लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 1 मान होगा। ये 0.7, 3/4 का मतलब 0.75 हो गया। और यहाँ पर 1 उससे बड़ा है, 1 यदि हम मान लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो 1 जो है 0 से ग्रेटर है। अतः ये जो प्रतिबंध है ये सही साबित हो रहा है। और यदि हम 3/4 से छोटा मान लेते हैं यानी कि 0 लेते हैं, तब हम देखते हैं कि यदि 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। और -3 आ रहा है तो -3 0 से छोटा है, तब ये प्रतिबंध सही साबित हो रहा है। अतः हमारा जो ये अंतराल है 3/4 से इन्फिनिटिव, उसमें निरंतर वर्धमान, ये बिल्कुल सही है। और इसमें माइनस इन्फिनिटिव से 3/4 ये बिल्कुल सही है कि इसमें निरंतर ह्रासमान है। क्योंकि इन पॉइंटों को जो इससे पहले अगर हम कोई भी पॉइंट इसमें रख रहे हैं तो ये प्रतिबंध फुलफिल हो रहा है। और यदि इससे आगे लेते हैं तो ये वाला प्रतिबंध, निरंतर वर्धमान वाला प्रतिबंध फुलफिल हो रहा है। अतः यह आंसर दोनों सही हैं। प्रश्न है अंतराल ज्ञात कीजिए। ये 5वां प्रश्न है 6.2 का, जिसमें f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है, b निरंतर ह्रासमान है। तो हल जब हम इसका करेंगे डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिया है फलन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x और प्लस 7। डियर स्टूडेंट ये दिया हुआ है और हम ये जानते हैं डियर स्टूडेंट कि हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और उसके बाद हम इन अंतरालों में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये लिखेंगे दोनों ओर का मतलब हुआ बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, दोनों ओर x के सापेक्ष
अवकलन करने पर ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यहाँ बाईं तरफ होगा एफ डैश एक्स और यहाँ पर 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का 3x²। मैंने कहा था हायर पावर पीछे आ जाती है और ये पावर कम हो जाती है, ये हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है। तो 3x² हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, माइनस 36 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस 7 का डिफरेंशिएशन चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यहाँ 0 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट हमारे पास जो अभी आया इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x और माइनस 36। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना हमारे पास आ गया है एफ डैश एक्स। अब चूंकि ये हमारे पास दिया हुआ है कि निरंतर क्या लेना है हमें, वर्धमान, तो हम जानते हैं कि निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स जो है उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 6x² माइनस 6x और माइनस 36, इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए डियर स्टूडेंट। यानी कि ये फंक्शन जो हमारा डिफरेंशिएट फंक्शन है इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या अंतराल हमें प्राप्त होता है निरंतर वर्धमान के लिए। ठीक है, यहां हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट कि यहां से 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस x और माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 0 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इंप्लाइज दैट हमारे पास आएगा, इतना रह जाएगा माइनस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। डियर स्टूडेंट, फैक्टर आपने 10th में पढ़े हैं तो इसके हम फैक्टर करेंगे। यहां पर आप जानते हैं कि फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, जैसे यहां 6 कांस्टेंट है, इसके हमने ऐसे मल्टीप्लाई ढूंढने हैं कि इस सिंबल को देखेंगे, ये सिंबल क्या है, माइनस का है, तो यहां पर इसके पीछे जो कोएफिशिएंट होगा यानी कि इसका गुणांक जो है कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गुणांक कितना है, 1 है। जब इसके पीछे कोई गुणांक नहीं माना जाता तो एक ऐसी संख्या है जिससे गुणा करके वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसका गुणांक 1 है। तो इसके दो ऐसे फैक्टर जिसको घटाने पर जो है 1 प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि 3 और 2 ऐसे फैक्टर हैं गुणनखंड है 6 के, जिसमें 3 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 1 प्राप्त हो जाता है। तो हम ये लिखेंगे x² माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि जो यहाँ 1 था उसकी जगह हम 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, और माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहां से इसे हल करेंगे तो यहां से x² माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस 2x, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, और माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, x कॉमन ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, और ये जो है इसको एक साथ ले लेंगे, दो को बना के हम काम करेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा कि x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, ये समझ में आ गया, इज ग्रेटर देन 0। और ये याद रखना कि जो हमारा कोष्टक के अंदर बचेगा वो सेम बचना चाहिए, जैसे यहाँ x माइनस 3 आया अंदर तो यहाँ भी x माइनस 3 आना चाहिए। अब इन दोनों सेटों में से किस में से, ये जो पूरा है और ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 3 दोनों में ही कॉमन है तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, x बच गया। x माइनस 3 कॉमन लेने का मतलब है कि हमने इसमें पूरे में किसका भाग दिया, x माइनस 3 का, तो x माइनस 3 तो बाहर हो गया, फिर x बच गया, प्लस यहाँ भी x माइनस 3 का भाग दे दिया तो यहाँ 2 बच गया, इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट दो चीजें, इसको यहां से आपने ध्यान से समझना है कि हमारे पास इसने कहा कि एक तो यह है x माइनस 3 और एक हमारे पास है x प्लस 2, इन दोनों का गुणा करके पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए। मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हमारे पास धनात्मक संख्या आनी चाहिए।
तो यदि ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि यदि x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 हो, ये धनात्मक हो और ये भी धनात्मक, तो धनात्मक इंटू धनात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी कि धन इंटू धन क्या होता है, यानी कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। या दोनों ही नेगेटिव हो, या तो ये नेगेटिव हो जाए लेस देन 0 हो, तो ये भी लेस देन 0, तो ये नेगेटिव यदि होगा तो नेगेटिव का गुणा नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी ये धनात्मक होगा। आपने ये यहां पर ध्यान रखना। और ये हम यहां पर लिखेंगे कि यदि x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, मान लीजिए ग्रेटर देन 0 है, तब इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये धनात्मक होगी, और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी धनात्मक, तो धन इंटू धन, यानी कि प्लस इंटू प्लस, समझेंगे इसे, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तब ये प्रतिबंध फुलफिल होगा, तब ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पूरी संख्या ग्रेटर देन 0 है, यानी कि धनात्मक है। ये तब ही धनात्मक रहेगा जब या तो ये भी धनात्मक हो, ये भी धनात्मक, तो धन इंटू धन धन होगा। और यदि ये ऋणात्मक है ये संख्या, तो इसे भी ऋणात्मक होना चाहिए, तब ऋण इंटू ऋण जो है धन हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। यदि ये ऋणात्मक हो गई, ये धनात्मक हो गया, तो ऋण इंटू धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तब ऐसा सिंबल होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या है, ग्रेटर देन, तब ये जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कंडीशन। और यदि ये ऋण हो गया और धन हो गया, तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर x माइनस 3 यदि ग्रेटर देन 0 है, तो इंप्लाइज दैट x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तथा यहां पर ये भी लिख सकते हैं, तथा हमारे पास x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 से बड़ा। अब यहां पर ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि x 3 से बड़ा होना चाहिए और x माइनस 2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो आइए हम इसको अब थोड़ा सा यहां पर जान लेते हैं कि यहां पर ये क्या समझाना चाह रहा है। यहां पर ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि ये इन्फिनेटिव है, ये माइनस इन्फिनेटिव है, क्योंकि रियल नंबर जो है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होता है। यहां बीच में मान लीजिए, बीच में क्या है, 0 है, और इसके इधर यानी कि दर्पण का काम करता है 0, इधर नेचुरल नंबर है और इधर नेगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर है सारे, 1 2 3 4 5 2 3 इस प्रकार से, और इधर नेगेटिव इंटीजर है। अब यहां ये कह रहा है कि हमारे पास दो फैक्टर जो आया, एक आया प्लस 3 का, तो 1 प्लस 3 1 2 3 ये पॉइंट लिख देते हैं, और एक माइनस 2 का फैक्टर आया, तो 1 2 ये माइनस 2 हो गया। यानी कि हम ये समझेंगे कि माइनस 2 से पहले और 3 के बाद और माइनस 2 से 3 के बीच में इस फलन में क्या हो रहा है। यानी कि हमारे पास केवल दो मोस्ट पॉइंट हैं, कौन से, माइनस 2 और 3, जिन पर जो है यह परिवर्तनशील है। हमने पहले भी बताया था, पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि जिन बिंदुओं को, जो हमारे डिफरेंशिएशन से जो बिंदु प्राप्त होते हैं, जहां पर 0 होता है, डिफरेंशिएशन जहां पर 0 मैंने बताया था, वह परिवर्तनशील बिंदु है। तो यहां पर दो हमारे, अगर हम यदि इनको इक्वल टू 0 कर देते, तो हमारे पास दो परिवर्तनशील बिंदु आते, एक 3 और एक माइनस 2। तो यहां हम देखेंगे, इसने कहा कि x इज ग्रेटर देन 3 और x इज माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो माइनस 2 से बड़ा यहां चलेंगे और 3 से बड़ा ये हम देखेंगे। तो ये हमने देखा डियर स्टूडेंट कि यहां से यदि हम लेके चलें, यहां से तीर का निशान इसलिए बना रहे हैं, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो माइनस 2 से आगे बढ़ेंगे और अनंत तक जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटिव तक जाएगा। और यहां पर माइनस 2 से माइनस इन्फिनिटी तक पूरा रेंज, यानी कि माइनस 2 से बड़ा, x जो है माइनस 2 से बड़ा है, यानी कि माइनस 2 से अनंत तक चला गया। और 3 से भी बड़ा है, यानी कि यहां से भी बड़ा है अनंत तक, यानी कि हमारे पास दो रेंज प्राप्त हो रही हैं, 3 से इन्फिनिटिव तक और माइनस 2 से इन्फिनिटिव तक। तो यहां हम ये देखेंगे कि जो कॉमन रीजन है, जिसमें दोनों ही आ रहे हैं, 3 से इन्फिनिटिव और माइनस 2 से इन्फिनिटिव में, ये कॉमन रीजन है। इसमें माइनस 2 से इन्फिनिटिव तक जो आ रहा है, इसमें
3 से इन्फिनिटी भी आ रहा है तो ये कॉमन रीजन आ गया। तो इसमें हमारा जो फलन है ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान। क्या होगा, निरंतर वर्धमान। ठीक है डियर स्टूडेंट। और दूसरा जो हमारा आएगा, यदि दोनों, देखो ये पॉजिटिव थे दोनों, जब मैं हमने ग्रेटर देन रखे दोनों तब ये रीजन आया। ठीक है, यदि अब दूसरा स्टेप हमारे पास है कि यदि x -3 इज लेस देन 0 हो तथा x +2 इज लेस देन 0 होना चाहिए इसे भी, तब दोनों माइनस माइनस होंगे तो माइनस माइनस का गुणन पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक होगा। यानी कि ये जो प्रतिबंध है ये चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रतिबंध सही साबित हो जाएगा। यदि हम माइनस माइनस लेते हैं तो दोनों ही नेगेटिव लेने पे x हमारा क्या हो जाएगा, 3, तथा यहां पर x इज लेस देन क्या हो जाएगा, -2। डियर स्टूडेंट, अब आप यहां पर समझ रहे होंगे कि -2 से छोटा और 3 से छोटा। अगर हम यहां पर देखें 3 से छोटा अगर हम लें तो हमारे पास ये रेंज आ जाएगा। ठीक है, -∞ से 3, और -2 से छोटा अगर लेते हैं तो हमारे पास ये रेंज आ जाएगी कि -∞ से -2। यानी कि हमारे पास यहाँ कॉमन रीजन क्या आ रहा है, जिसमें दोनों ही मान आ रहे हैं, ये वाला कॉमन रीजन। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पर जो रीजन हमारे पास आया, x बिलोंग्स टू, ये क्या था, 3, और इससे जो हमारे पास रीजन आ रहा है ये आएगा -∞ से -2। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास कॉमन रीजन आ रहा है यहां से यहां तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो इस रीजन में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। आएगा कि नहीं, ये फंक्शन जो डिफरेंशिएट फंक्शन है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा जब हमारा दोनों ही मान क्या है, नेगेटिव हैं, और दोनों ही यदि पॉजिटिव हैं तब इस अंतराल में ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तब भी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अर्थात इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में दोनों में ही निरंतर वर्धमान होगा। ये आप समझ लीजिए, यहां पर भी क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा फलन। ठीक है, इसमें भी निरंतर वर्धमान होगा, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। ठीक है, ये -2 से आगे, -2 से अनंत, यानी कि -∞ से। तो अतः निरंतर वर्धमान का अंतराल x बिलोंग्स टू, किस किस में बिलोंग करेगा, -∞ से -2, यूनियन का मतलब हो गया बीच का नहीं ले रहे हम, उसके बाद 3 से इन्फिनिटी तक, ये दोनों जो हैं इस अंतराल में हमारा वर्धमान रहेगा। और ये जो बीच का रीजन बचा -2 से 3 के बीच में, इसमें हमारा निरंतर क्या हो जाएगा, ह्रासमान। तो आप देखेंगे कि मैंने कहा था एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा आ रहा है। तो इसमें वर्धमान है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, प्लस रहेगा, और यहां फिर नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा तो यहां पर ह्रासमान होगा। एक बार निरंतर वर्धमान, फिर निरंतर ह्रासमान, फिर निरंतर वर्धमान, ऐसा चलता रहेगा। तो हमारा जो ह्रासमान का रीजन यहीं से पता लग गया कि इंटरवल क्या होगा, -2 to 3। लेकिन फिर भी हम यहां पर ज्ञात करेंगे, बी में लिखेंगे निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए f डैश x को क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो यदि हमारा f डैश x लेस देन 0 होगा तो f डैश x हमारा फैक्टर यहां पर ये है, तो इसी फैक्टर को हम लिख देंगे x -3 और x +2, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये लेस देन 0 कब होगा, यदि अभी बताया था मैंने, यदि हमारे पास x -3 लेस देन 0 है तथा x +2 ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया और ये प्लस हो गया, तो दोनों का गुणा करके माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तब ये जो प्रतिबंध सही साबित रहेगा। तो यदि ये लेस देन है तो इसे ग्रेटर देन होना पड़ेगा, और यहां पर यदि ये लेस देन है तो ये हो जाएगा 3, x 3 से छोटा तथा x जो है ये -2 से बड़ा, इसको भी समझेंगे। और यदि
x माइनस थ्री हमारा मान लेते हैं बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तब हमें क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2 को लेस देन 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3 हो जाए तथा यहां पर x इज लेस देन -2 हो जाए। अगर हम इन दोनों को देखें मिला के तो हमारे पास यह आता है रीजन में कि यहां पर हमारा निकला कि x 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा इधर चला गया, देखिए 3 से छोटा इधर हो गया। यहां पर समझते हैं डियर स्टूडेंट, हम यहां पर समझते हैं, अब यहां पर समझते हैं इसके लिए, किसके लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए हम यहां पर समझते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए कि हमारे पास यहां पर आया x जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो 3 से छोटे के लिए हम अगर हम लें तो 3 से छोटा ये हो गया कि नहीं, इधर को चले 3 से छोटा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ये दिया हुआ है कि x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से अगर बड़ा चलेंगे तो -2 से बड़ा इधर को हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉमन रीजन हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, कौन सा, -2 से 3 तक। और ऐसे ही अब दूसरे से लेते हैं हम कि यदि हम x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो ग्रेटर देन 0 लेने पे x 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर 3 से बड़ा हम x लेते हैं, 3 से बड़ा, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और तब हमें x माइनस 2 को छोटा लेना पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x को -2 से छोटा होना चाहिए, x को -2 से छोटा होना चाहिए, तो x -2 से छोटा है, तो इसमें कोई भी इंटरवल मैच नहीं कर रहा, मतलब आपस में मिल नहीं रहा। तो इसलिए निरंतर ह्रासमान के लिए हमारा जो जिसमें दोनों ही कॉमन है, वो कौन सा वाला इंटरवल आ रहा है, -2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो अतः ये लिखेंगे निरंतर ह्रासमान, ठीक है, ह्रासमान का अंतराल, ये समझ में आ गया होगा। अंतराल क्या होगा डियर स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू -2 to 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। तो -2 to 3 में निरंतर ह्रासमान होगा, और -इन्फिनिटिव से 2 और 3 से इन्फिनिटिव के बीच में हमारा दोनों ही जगह अंतराल, इसमें क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। ठीक है डियर स्टूडेंट, निरंतर ह्रासमान, और इंटरवल हमारा -2 to 3 हो गया। ओके, थैंक यू।